नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सितारों के पार। और मेरे चैनल पे एक सेगमेंट चलता है हर रात को 10:30 से 12:30 के बीच में, जहां पर मैं करता हूं फ्री Q&A रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी और बाकी चीज़ों के बारे में गपशप भी होती है। उस सेगमेंट का नाम है सितारों का दरबार। तो आप भी जुड़ सकते हैं। और इसी सेगमेंट में कुछ लोगों ने जो है कई बार एस्ट्रोलॉजी के बारे में जनरल सवाल भी पूछ लेते हैं अपनी कुंडली को छोड़कर। तो एक सवाल हमको आया था, वो ये था कि जो है फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको दर्शाता है, लेकिन फर्स्ट हाउस के अलावा उसके बाद में सबसे पावरफुल कौन सा हाउस होता है कुंडली के अंदर? तो उसका एक सिंपल जवाब है, वो है 11th हाउस, 11वां घर। 11वां घर एक सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आपकी कुंडली में। क्यों? 11वां घर क्या क्या दिखाता है? 11वां घर जो है वो दोस्तों को दिखाता है, नेटवर्किंग को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि 11वां घर जो है वो हर चीज के कंप्लीशन को दिखाता है। कोई भी चीज पूरी होगी कि नहीं होगी, कोई भी चीज का जो आउटकम है वो आपके फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा, कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स ऑन द 11th हाउस। यानी अगर आप हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगी कि नहीं, ये आपको 11th हाउस से पता चलेगा। आप अगर जो है बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये 11th हाउस से डिसाइड हुआ। यानी कि फाइनल जो डिलीवरी है वो सही तरीके से होगी कि नहीं, ये आपको 11th हाउस से देखना पड़ेगा। उसके बाद शादी होगी कि नहीं, मतलब रिश्ते आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में शादी कन्वर्ट नहीं हो रही, तो आपका 11th हाउस खराब होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो शादी फिक्स होकर एक्चुअल में मटेरियलाइज नहीं होगी जब तक आपका 11th हाउस ठीक नहीं होगा। आप किसी को प्रपोज करते हैं सपोज, तो लव लाइफ सक्सेसफुल होगी कि नहीं, तो वो भी 11th हाउस से ही देखा जाएगा। फिर जो है आपका बिजनेस है, आप सेल्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोगों से मीटिंग्स करते हैं, उनको कुछ पिच करते हैं, लेकिन वो डील होगी कि नहीं होगी, प्रोजेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये अल्टीमेटली आपके 11th हाउस पर डिपेंड करता है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब सर्च करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सारे राउंड्स क्लियर करते हैं, लेकिन वो जो कंफर्मेशन लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब एक्चुअल में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये 11th हाउस से डिसाइड होता है। हर चीज, आप घर देख रहे हैं, वो एक्चुअल में घर डील होके आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, 11th हाउस। कार लेनी है, 11th हाउस। हर चीज के लिए 11th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। पढ़ाई बहुत की आपने, बहुत होशियार हैं आप, हमेशा मेरिट में आते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आप कितना नंबर लाएंगे, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, ये 11th हाउस से पता चलेगा। तो हर काम के एंड में जो एक्चुअल सक्सेस है, कन्वर्जन है, वो सब कुछ 11th हाउस पे ही डिपेंड करता है। अगर 11th हाउस ही खराब है तो आप देखेंगे कि उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे संकट आते हैं और वो जो है बेसिकली किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते, उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत लोगों को जो है ऐसा हो जाता है कि प्रेग्नेंट हो जाती है, जो है माँ बनना चाह रही है वो औरत, और लेकिन बीच में कुछ हो जाता है, यानी कि अबॉर्ट करना पड़ता है या मिसकैरेज हो जाता है या ऐसा कुछ, जिसके कारण बात आगे नहीं बढ़ पाती है। और यूजुअली ये जो 11th हाउस है वो कुछ राशियों के लिए, कुछ लग्नों के लिए, असेंडेंट्स के लिए ये बाधक भी होता है। तो जो चर राशियां होती हैं उनके लिए ये बाधक होता है 11th हाउस, यानी कि मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न। तो इनके लिए विशेष करके ये देखने को मिलेगा आपको कि किसी भी काम के एंड में वो जो है अचानक से काम अब्रप्टली रुक जाता है, या तो उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, फाइनल कन्वर्जन जो है वो इनका नहीं हो पाता है। तो ये इनमें देखने को मिलता है। और बाकी भी लोगों में अगर 11th हाउस अफ्लिक्टेड है किसी भी वजह से, बुरी दृष्टि से, बुरे प्लेसमेंट से, किसी भी वजह से, तो आप देखेंगे कि आपके कोई भी काम जो है पूरे ही नहीं होते। मतलब सब कुछ करते हैं आप, बीच के सारे स्टेप्स हो जाते हैं, स्टेप 1 2 3 हो गए, फाइनल जो स्टेप था स्टेप 4 वो होता ही नहीं है। वहां से अचानक आपका नसीब यू टर्न मार लेता है और जब आपको लगने लगता है कि सब अच्छा हो रहा है तो अचानक से गाड़ी पीछे को जाने शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ होता है 11th हाउस से। तो आप बाकी कोई भी उपासना करें, कोई भी हाउस एक्टिवेट करें, कोई भी प्लैनेट की रेमेडी करें, कुछ भी करें, लेकिन 11th हाउस और उसकी जो राशि है उसको देखते हुए भी आपको रेमेडीज करने चाहिए, क्योंकि जब तक वो अच्छी कंडीशन में नहीं होगा 11th हाउस, तब तक कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए 11th हाउस इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट इन द चार्ट। यानी हर चीज का कल्मिनेशन जो है जीवन में वो अल्टीमेटली या तो 11th हाउस से होता है या तो 12th हाउस से होता है। 11th हाउस से अगर हो रहा है कल्मिनेशन या कंप्लीशन तो वो सक्सेसफुल होता है, और 12th से अगर हो रहा है तो नुकसान में होता है। तो इसीलिए हमको 11th को हमेशा बूस्ट करके रखना चाहिए, उसको हमेशा एक्टिवेट करके रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं 12 लग्नों के लिए, 12 असेंडेंट्स के लिए
11th हाउस की स्पेसिफिक रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले आता है मेष लग्न। मेष लग्न के लिए जो 11th हाउस की राशि है वो है कुंभ राशि। तो हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां पर एक तेल का दिया जलाना है, और अगर पॉसिबल है तो उसके साथ में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान वरदान स्तोत्र या गायत्री मंत्र हनुमान जी का, ये जो है इसका आपको कुछ पाठ या जाप जरूर करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कम से कम दिया तेल का जो है वो तो जरूर जलाना चाहिए। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। इससे आपके जो काम बिगड़ रहे हैं, बन नहीं पाते हैं, लास्ट मिनट कैंसिल हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, ये सारे के सारे अपने पटरी पे वापस आ जाएंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं टॉरस असेंडेंट के बारे में। उनके लिए 11वें भाव में होती है मीन राशि। तो आपके लिए ये जरूरी है कि हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन आपको घर का जो आपका मंदिर है उसकी पहले तो वहां पे अच्छे तरीके से पूजा पाठ आपका होना ही चाहिए गुरुवार के दिन। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जरूर ये करना शुरू करिए। दूसरा यह है कि गुरुवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाना है और दर्शन लेना है, मत्था टेकना है और आ जाना है। अब पॉसिबल हो तो प्रभु दत्तात्रेय का मंदिर है तो ज्यादा अच्छा है, अगर वो नहीं तो फिर कोई भी मंदिर आप जा सकते हैं और जो है प्रणाम करके वापस आ सकते हैं गुरुवार के दिन। तो टॉरस असेंडेंट वालों के लिए सारे जो काम है वो पार होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं मिथुन लग्न पे, जेमिनी असेंडेंट पे। इनके लिए जो है मेष राशि होती है 11th हाउस में। तो इसके लिए उपाय यह है कि आपको हर मंगलवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में और वहां पे कुछ गुड़ अर्पण करना है। आपको गुड़ जागरी अर्पण करना है हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को। दैट्स इट। सब कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा। सारे काम जो डिले हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे और आपके शत्रुओं का नाश भी होना शुरू हो जाएगा। तो जरूर आपको यह करना चाहिए। उसके बाद जो है कर्क लग्न आता है, और जैसा मैंने कहा कि कर्क लग्न के लिए जो 11वां भाव है वहां की राशि उनके लिए बाधकेश होती है, यानी कि ऋषभ राशि। पहला उपाय यह है कि परफ्यूम्स का आपको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, यानी कि यहां पर आप खुद जो है परफ्यूम, डिओड्रेंट्स इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए आपको। और उसके अलावा आपका जो घर है, दुकान है और गाड़ी है, वहां पे भी आपका कार परफ्यूम या कोई ना कोई ऐसी जो है परफ्यूम वाली, सुगंध वाली चीज हमेशा प्रयोग होनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। और नंबर 2 यह है कि आपको जो है हर शुक्रवार के दिन जो मिठाई होती है वो गरीब बच्चों में आपको बांट देनी है। कोई भी मिठाई हो सकती है, गुलाब जामुन हो सकते हैं, चॉकलेट्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी मिठाई आपको गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑन फ्राइडेज। ठीक है, तो ये जो है कर्क लग्न वालों के लिए अच्छी रेमेडी है और इससे आपके कई सारे काम जो रुके हुए हैं वो सारे कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है सिंह लग्न, यानी कि लियो असेंडेंट। लियो असेंडेंट वालों के लिए मिथुन राशि आती है 11वें भाव में। तो आपके लिए सबसे पहले रेमेडी यह है कि हर बुधवार के दिन आपको अपने परिवार के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक मील आपको शेयर करना चाहिए, उनके साथ खाना खाना चाहिए। और वो खाना अगर आप दें, यानी कि वो पार्टी अगर आप दें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा यह है कि आपको हर बुधवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल जो है उसको फोड़कर हनुमान जी को अर्पण कर देना है और थोड़ा सा उसमें से जो नारियल का पीस है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और वापस आ जाना है। दैट्स इट। ये अगर आप उपाय करते हैं तो आपके बहुत सारे जो काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं वो सारे मार्गस्थ हो जाएंगे। उसके बाद आता है कन्या लग्न, यानी कि वर्गो असेंडेंट। कन्या लग्न के लिए 11वें भाव की जो राशि है वो होती है कर्क राशि। तो इनको जो है हर मंडे को, हर सोमवार के दिन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है हल्दी का दूध या केवल जो दूध होता है या मसाला दूध होता है, आजकल टेट्रा पैक्स और पेट बॉटल्स में भी मिलता है। तो ये आपको गरीबों में दान कर देना है, गरीबों को देना है। कम से कम 1, 2, 3, 4 बॉटल आपको उस दिन जरूर देनी है, सोमवार के दिन, किसी भी जरूरतमंद, किसी भी गरीब इंसान को। तो आपका जो काम है जो रुकता है और जो आपको बार बार कंफ्यूजन होता है, ओवर थिंकिंग होती है, वो सारी कम होनी शुरू हो जाएगी और आप ज्यादा डिसाइसिव हो जाएंगे। आपके दोस्त भी ज्यादा बनेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको जो है सक्सेस मिलेगी और आपके बाकी भी काम जो है वो मार्गस्थ होंगे। शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं तुला लग्न पे। तो तुला लग्न वालों के लिए जो 11वें भाव की राशि होती है वो बाधकेश होती है और इसलिए इनके लिए ये जो भाव है वो ज्यादा खराब होता है। तो इनके लिए जो पहली रेमेडी है वो ये है कि आपको हर रविवार को किसी ना किसी गरीब को रोटी खिलानी चाहिए। रोटी, ब्रेड, बिस्किट कुछ भी खिला सकते हो, वो आपको खिलाना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई प्यून है, गार्ड है, कोई आपके घर में कोई मेड है अगर, तो इस तरीके से किसी भी ऐसे इंसान को जो जरूरतमंद है उनको आप कोई ना कोई जो है बेकरी प्रोडक्ट या फिर आप जो है गेहूं भी दान कर सकते हैं, यानी कि व्हीट ग्रेन्स भी
दान कर सकते हैं रविवार के दिन। दूसरा नंबर यह है कि आपको साल में एक बार कम से कम जो बच्चों की कोई स्कूल है, जहां पे मतलब चैरिटेबल स्कूल है, तो वहां पे आप कोई ना कोई चैरिटी दे सकते हैं अपने बर्थडे के दिन, या साल में कभी भी एक बार आप दे सकते हैं कोई चैरिटी, यानी कि कैश में आपको वहां पे कोई दान देना चाहिए ऐसे चैरिटेबल स्कूल्स में। तो उससे आपको काफी लाभ होता है आपके सारे काम मार्गस्थ करने के लिए। उसके बाद आता है वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट, और इनके लिए जो 11वां भाव है, 11वीं राशि है, वो आती है कन्या। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जरूरी है कि वो लोग हर बुधवार के दिन विष्णु जी के मंदिर में दूध से अभिषेक करवाएं। और अगर आपके घर में मंदिर है तो आप खुद अपने घर में जो बालाजी मूर्ति या चतुर्भुज नारायण की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति रख कर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए दूध का अभिषेक खुद कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो और कुछ भी नहीं है। तो ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा विष्णु जी के मंदिर में बीच बीच में कभी भी बुधवार के दिन जाकर आपको तुलसी की माला, तुलसी का जो हार बनता है, वो आपको वहां पर ऑफर करना चाहिए भगवान जी को। तो आपके जो काम है, जो रुकते हैं, कन्वर्जन्स नहीं हो पाते हैं, वो सारे आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद धनु लग्न की बात करते हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट। तो आपके लिए जो 11वें भाव की राशि है वो है तुला राशि। तो आपको बहुत ही सिंपल करना है, हर शुक्रवार के दिन आपको लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके दर्शन लेने हैं, दैट्स इट। अगर ये आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। उसके अलावा जितना आप परफ्यूम वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, सुगंधी द्रव्यों का जितना प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, ऑफिस में, घर में, वहां पे उतना ज्यादा आपको जो है काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम आते हैं मकर लग्न पे। मकर लग्न के लिए भी 11वां भाव बाधकेश होता है, और इसीलिए मकर लग्न के लिए जो 11वें भाव की राशि होती है वो होती है वृश्चिक राशि। और आप देखेंगे कि इनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है अपने घर वालों के साथ भी, और अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उसमें विशेष करके आपको तकलीफें देखने को मिलती हैं। और ओवरऑल ही सारे काम के कंप्लीशन में भी प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। तो मकर लग्न वालों के लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि आपको जो है हर शनिवार के दिन काल भैरव जी के मंदिर में जाना है, या किसी भी भैरव जी के मंदिर में जाना है, यानी कि बटुक भैरव और भी होते हैं, तो किसी भी भैरव के मंदिर में जाना है और वहां पे आपको सिंदूर अर्पण करना है। तो सिंदूर का एक पैकेट या कोई भी छोटा सा एक बॉटल मिलता है कभी कभी मंदिर के बाहर, तो वो सिंदूर जो है वो अर्पण करना है काल भैरव या किसी भी भैरव जी को। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा और एक चीज आती है, वो ये है कि हर मंगलवार के दिन आपको काल भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अपने घर में, और यह आप 3, 5, 7 या 11 बार इसका पाठ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके सारे रुके हुए काम जो है वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और आपके दोस्त भी बढ़ेंगे, परिवार भी खुशहाल रहेगा, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई अपनी माताजी के साथ अनबन है, कुछ भी है, वो सारी चीजें अपने आप सही मार्ग पे वापस आ जाएंगी। उसके बाद आता है कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट। इनके लिए जो 11वें भाव की राशि है वो है धनु राशि। तो आपको हर गुरुवार के दिन जाना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने चाहिए। और अगर दत्तात्रेय भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं है आसपास, तो फिर आप जो है किसी भी आसपास के एक मंदिर में जाके सिर्फ माथा टेक के वापस आ सकते हैं। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, जहां भी मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में जाओ और केवल माथा टेक के आओ, तो इसका मतलब होता है सिर्फ माथा टेक के आओ, अपने मन से वहां पे कुछ चढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। और तो ये हमेशा जो है याद रखना चाहिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में जब हम उपाय बताते हैं तो उसका कोई तांत्रिक मीनिंग होता है। ऐसे ही नहीं होता है वो उपाय कि आप जाओ और मन से कुछ भी करके आ जाओ, बिकॉज उससे फिर उपाय नहीं होगा, अपाय भी हो सकता है, क्योंकि उसके साथ अगर आप दूसरा कुछ करेंगे तो ये सारी राशियों के लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो उपाय है जैसा बोला है उतना ही करो तो आपको फायदा होगा। एडिशनली चीजें करोगे तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। सो जस्ट गो एंड डू एज मच एज आई हैव सेड। नंबर 2 इज कि अगर आपके घर में पूजा नहीं होती है तो एक छोटा सा मंदिर बनाओ, और उस मंदिर की जरूर गुरुवार के दिन आपको पूजा करनी चाहिए, और पूजा करके उनका जो है उस दिन स्पेशल भोग बनाना चाहिए घर में। अच्छे से जो थाली है उस टाइप का खाना बनाओ घर में, जिसमें स्वीट है, षड्रस है, सब कुछ है, और वैसा खाना जो है भगवान जी को अर्पण करो, भोग लगाओ ऑन एवरी थर्सडेज, और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। आपके जीवन में जितने भी स्लो काम चल रहे हैं वो सारे के सारे पटरी पे आ जाएंगे और सुपर फास्ट कंप्लीशन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम आते हैं मीन लग्न पे यानी कि पाइसेस असेंडेंट पे। तो आपके लिए जो 11वां भाव है वो मकर राशि के अंडर आता है, और इसीलिए आपके सारे काम जो है धीमे धीमे हौले हौले ही आगे चलते हैं। जैसे कि शनि है वो शनि शनि चलता है, और वही है मकर राशि का स्वामी, और मकर राशि स्पेशली शनि की राशियों में भी स्लो होती है मकर राशि। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ उपाय करने पड़ेंगे ताकि आपके काम जो है वो आगे बढ़ते रहें। तो उसके लिए जरूरी है कि हर शनिवार के दिन आप जो है किसी गरीब को
फ्राइड आइटम्स, खाने के जो भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, चिप्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो फ्राइड होती है वो आपको दान करनी चाहिए गरीबों को। दूसरा यह है कि अगर ऐसा नहीं हो पाए तो आप जो है सीधा कुकिंग ऑयल भी दान कर सकते हैं। उसके बाद लोहे से बने हुए जो बर्तन होते हैं वो दान कर सकते हैं, या फिर आप जो है चमड़े से बने हुए कुछ जो बैग्स या शूज या फुटवेयर होता है वो भी गरीबों में दान कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी चीज हर शनिवार के दिन आपको करनी चाहिए। हर शनिवार पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम महीने में एक बार किसी गरीब को ये चीज दान कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो आपकी गाड़ी एकदम स्लोली स्लोली चल रही है लाइफ में, वो एकदम सुपर फास्ट हो जाएगी। तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा आपको हर गुरुवार के दिन तेल का जो दीपक है वो जलाना चाहिए अपने घर के जो मंदिर है उसके सामने। तो तेल से बना हुआ जो दीपक है वो आपको जलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ घी का दीपक, ठीक है। तो हर गुरुवार के दिन ये उपाय भी आपको करना चाहिए। तो इससे मीन लग्न वालों का जो लाइफ है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाता है और चीजें कंप्लीट होके आप सक्सेस की तरफ जो है तेजी से आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा सुपर फास्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने जाने कि सारे असेंडेंट्स के लिए 11वां भाव जो है उसको कैसे एक्टिवेट करना चाहिए और उसको बूस्ट करके कैसे अपने जीवन के सारे रुके हुए काम जो है वो पार लगाने चाहिए, कैसे हर चीज को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहिए। और बड़े ही सिंपल उपाय है ऐसा मुझे लगता है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल उपाय मुझे तो नहीं लगते हैं। तो इनको करना शुरू करो और इसके रिटर्न सबसे हाई होते हैं कंपेयर टू बाकी के सारे उपाय, क्योंकि ये 11th हाउस के बारे में है। तो इसीलिए आपको इसके उपाय भी जोड़ लेने चाहिए अपने बाकी के सारे उपायों के साथ, ठीक है जी। तो ये करिए और अपने जीवन को कामयाबी की तरफ जल्दी से जल्दी लेकर जाइए, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ सितारों के पार। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।